So we are going to start this third session of this chapter. हम लोगों ने अब तक जो कुछ ये पढ़ा है, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों ने उसमें पढ़ा है कि कैसे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बना, कैसे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बना है। इसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या मेरिट्स थी और क्या क्या डीमेरिट्स थी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की मेरिट क्या क्या थी और डीमेरिट्स क्या क्या थी। उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर दी थी, जबकि वो मतलब उनकी प्रॉपर्टी बता दी थी, जबकि उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ये सब बड़ा बहुत अच्छा अचीवमेंट था उनका। लेकिन चूंकि इन्होंने पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास को बनाया था, तो बहुत सारी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो उसको दूर करने के लिए मोज़ले का पीरियोडिक टेबल आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होती हैं वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है। और आप एक चीज याद रखना कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है हमारे, देखो शायद पीछे ये लगा हुआ है पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल लगा हुआ है, ठीक है। आई वुड लाइक टू शो यू दैट पीरियोडिक टेबल। तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल शो कर रहा हूँ। So if you see this periodic table here that is present on your screen, ये जो periodic table है इसमें जो जीरो ग्रुप है, इसमें जो ये जीरो ग्रुप है, हीलियम 18th ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को ऐड करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? रैमजे। क्या नाम था? रैमजे। अगर सवाल में पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड, हु एडेड जीरो ग्रुप और 18th ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, तो उस साइंटिस्ट का नाम आप याद रखिएगा। द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज रैमजे। इस चीज को आप लोग लिखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक बार फिर थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज के बारे में देख लेते हैं। इफेक्टिव कि एटम्स में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की थ्रू अट्रैक्ट तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करते हैं, जिसकी वजह से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना होता है उतना वो फील नहीं कर पाता। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इसको हम लोग एस से भी शो करते हैं, सिग्मा से भी शो करते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला देखो एप्लीकेशन, एकदम माइंड ओपन करके सुनना। आउटर, ये न्यूक्लियस है और आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा चार्ज महसूस करेगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस उतनी कम हो जाएगी, एटॉमिक साइज जो होगी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब भी बढ़ेगा वो एटॉमिक साइज को क्या करेगा? घटा देगा। दूसरा आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सवाल उठता है, हम लोग आगे अलग एक प्रॉपर्टी ही के फॉर्म में आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, बट टिल नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट, यू मस्ट नो दैट आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए देनी पड़ती है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव one electron from the outermost shell of the atom is known as ionization energy। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस से बाउंडेड होगा, स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियस से बाउंडेड होगा, तो इसको निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपके कोर्स में है वो है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? लविंग स्पीशीज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लव करे, मींस इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाने की कोशिश करे। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी?
बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमेशा क्या होगी, बढ़ जाएगी। इन द सेम वे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मींस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो याद रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज घटती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज क्या होती है, घटती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। ये एक जनरल ट्रेंड है, हम लोग इसी को वन बाय वन पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले आते हैं, आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, मान लो ये एक एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इसमें बहुत सारे इसमें शेल है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है इसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस। मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। लेकिन किसी भी एटम की आउटर मोस्ट बाउंड्री का पता लगाना मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम के बारे में देखो, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हुआ, मतलब इसमें 13 ही शेल है। 3 शेल हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये इन्हीं 3 शेल में ये 11 इलेक्ट्रॉन अरेंज है, इन्हीं 3 शेल में ये 11 इलेक्ट्रॉन अरेंज है। बाकी के जो आगे शेल्स हैं वो वैकेंट हैं, वो खाली हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ 3 शेल है, इसमें बहुत सारी शेल है, लेकिन शुरू की 3 शेल में ही 11 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए, इसलिए हम लोग बस 3 तक दिखाते हैं। मतलब एवरी एटम इज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। जैसे आपने देखा था हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब हम लोग एटम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं तो वो आउटर मोस्ट शेल में जाता है, जबकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, 1s1, सिर्फ एक ही शेल होता है, में पहले ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी उसको जब एनर्जी देते हैं तो सेकंड शेल में चला जाता है, थर्ड शेल में चला जाता है। ऐसा क्यों है? एवरी एटम इज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल। तो किसी भी आउटर मोस्ट शेल की पोजीशन निकाल पाना किसी भी एटम के लिए मुश्किल होता है, ये यू कैन नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। इसीलिए हम लोग किसी भी एटम की एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज का आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अगर आपसे सवाल आया कि विल यू बी एबल टू एग्जैक्टली कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम और विल यू बी एबल टू एग्जैक्टली डिटरमाइन द साइज ऑफ एटम, देन यू हैव टू से नो, you will not be able to determine the exact size of atom. Why? Because there are infinite number of shells in any atom and it is impossible, और ये impossible है to determine the position of outermost shell in the atom. तो इस आधार पर हम लोग 4 तरह की एटॉमिक रेडियस को पढ़ते हैं। एक होती है कोवैलेंट रेडियस, दूसरी आयनिक रेडियस, तीसरी मेटेलिक रेडियस और चौथी होती है वैन डेर वाल्स रेडियस। आज हम लोग इन्हीं चारों के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक किसी को डाउट, एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। इज देयर एनी डाउट? ओके चलो, हाँ बोलो अमन। सर कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, तो आ जाते हैं एटॉमिक रेडियस में। पहली आती है कोवैलेंट रेडियस। देखो कोवैलेंट रेडियस कब बनती है? जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है और अगले चैप्टर में हम लोग और डीप में पढ़ेंगे कि कोई भी बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, ये किससे बनता है? बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जब ये कोवैलेंट बॉन्ड सेम एटम के बीच में बना हो, मतलब जैसे मान लो 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है H2, ठीक है, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस के हाफ को क्या हम लोग बोलते हैं? कोवैलेंट रेडियस।
मतलब कोवैलेंट रेडियस इज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। मतलब सेम एलिमेंट के बीच में दोनों हाइड्रोजन है, अगर आप H और Cl के बीच में बॉन्ड बना के उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करोगे तो फिर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस है कि हाइड्रोजन का। लेकिन जब सेम एटम के बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड बना हो तो उन दोनों एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दो, आपका कोवैलेंट रेडियस निकल कर आ जाएगा। मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं और रेडियस कोवैलेंट रेडियस हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ कहलाती है। कोवैलेंट रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्लियर? यहां तक हो गया आपका क्वेश्चन। मान लो अगर ये सवाल है एक कि Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्लोरीन मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 1.98 एंगस्ट्रॉम है। अगर सवाल आया कि क्लोरीन मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 1.98 एंगस्ट्रॉम है तो व्हाट इज द कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन? क्वेश्चन है कि द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ chlorine molecule is 1.98 angstrom, then what will be the radius of chlorine molecule atom? तो क्या होगा रेडियस ऑफ क्लोरीन? 1.98 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आप कोवैलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कोवैलेंट रेडियस आप निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग आयनिक रेडियस। आयंस किसको कहते हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या उसे एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है। तो जब भी कोई एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर जो चार्ज, उसको क्या बोलते हैं? कैटायन। और इस पर हमेशा कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन बनता है। अब देखो कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स कम है, एकदम दिमाग लगा के सोचना, कैटायंस में इलेक्ट्रॉन कम है। जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से लगता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब हमने कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन रखोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो कैटायंस में जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यहाँ तक कि पॉजिटिव चार्ज एटम पे आ जाता है, जिसकी वजह से कैटायन की साइज कम हो जाती है। मतलब कैटायनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। मतलब more will be the effective nuclear charge, that is Z effective, lesser will be the cationic radii। इस चीज को याद रखो। अगला आता है अगर कोई एटम, न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो निगेटिवली चार्ज्ड एनायंस का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है? निगेटिवली चार्ज्ड एनायंस का फॉर्मेशन करता है। और चूंकि देखो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाती है। दैट इज द रीजन क्लोरीन माइनस की साइज जो होगी वो क्लोरीन से बड़ी होगी और ये साइज क्लोरीन प्लस से बड़ी होगी। देखो एक मैंने सिंपल क्लोरीन, कभी कभी प्लस भी बनाता है, तो देखो क्लोरीन में हम लोगों ने इसकी साइज का ऑर्डर लिख दिया। क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑलवेज एनायनिक साइज इज मोर देन कैटायनिक साइज। क्वेश्चन आता है कि व्हाई एनायनिक साइज इज ऑलवेज मोर देन कैटायनिक साइज। देन यू हैव टू आंसर दैट एनायंस के पास क्या होते हैं? more number of electrons होते हैं, they are having more electrons, due to this reason their effective nuclear charge is decreased। इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, they can expand and their atomic size is more। तो ये था आयनिक रेडियस के बारे में। अगला आता है कि अगर नंबर, अब आपको कुछ केस बताते हैं। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और आपके नीट वगैरह में भी पूछा जाता है। नीट में, जेई मेंस वगैरह में आपसे पूछा जाएगा कि गिवन एलिमेंट है उसका आप इसको एटॉमिक
रेडियस के या एटॉमिक साइज के ऑर्डर में लिखो। तो स्टेप नंबर 1 है, अगर नंबर ऑफ शेल्स अलग अलग, इफ नंबर ऑफ शेल्स आर डिफरेंट, अगर नंबर ऑफ शेल डिफरेंट है तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल होती है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम आपसे कहें ऑक्सीजन और सोडियम, ऑक्सीजन और सोडियम में बताओ नंबर ऑफ किसकी साइज ज्यादा है, तो आप दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ऑक्सीजन का 2,4 होता है और सोडियम का होता है 2,8,1। अब देखो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ शेल 2 ही है और सोडियम में नंबर ऑफ शेल 3 है, तो किसकी साइज बड़ी होगी? सोडियम की साइज बड़ी होगी ऑक्सीजन से। मतलब अगर दो एटम्स के नंबर ऑफ शेल में डिफरेंस है तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल होता है। दूसरा आता है, अगर ऐसा कोई एटम आ गया, एटम है, मैं आयन की बात नहीं कर रहा हूं, एटम है और इसमें सेम नंबर ऑफ शेल्स है, सेम नंबर ऑफ शेल्स है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि नंबर ऑफ शेल सेम है, फॉर एग्जांपल सोडियम को ले लो और मैग्नीशियम को ले लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 है, दोनों में नंबर ऑफ शेल 3 है। तो अब आपको पता करना है कि किसकी साइज बड़ी होगी, किसकी साइज बड़ी होगी। तो हमेशा याद रखना नंबर ऑफ शेल कैसे निकालोगे आप लोग, इसमें हमेशा आप एक चीज याद रखना कि ऑन ये वाला फॉर्मूला, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। मतलब अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो साइज कम होगी। मतलब मैग्नीशियम में देखो एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है और सोडियम का 11 है, तो सोडियम की साइज विल बी मोर देन मैग्नीशियम। इस तरह से आप निकालोगे। ऑर्डर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो पहला आपको स्टेप फॉलो करना है, देखना है कि दोनों में नंबर ऑफ शेल बराबर है कि अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो सिंपल है, जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे उसकी एटॉमिक साइज ज्यादा होगी। अगर बराबर है तो आपको साइज को एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखना होगा। लेकिन अगर आयंस आ जाते हैं, इफ यू आर हैविंग आयंस मींस दे आर हैविंग चार्ज, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तब आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आयंस आ जाते हैं तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए, ठीक है। जहां पर Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर है। जहां पर Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। और E क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट आयन। जैसे आपको सोडियम प्लस का करना है, सोडियम अगर प्लस का करना है तो क्या होगा? आपका साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोडियम इज एटॉमिक नंबर इज 11 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 10, तो ये क्या आ जा रहा है? 1.1, 1 by 1.1। इसी तरह से मैग्नीशियम प्लस 2 अगर है तो मैग्नीशियम प्लस 2 के लिए 1 by 1.2 आ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम की 12 होती है। तो ये चीज हो गया सोडियम के लिए, और मैग्नीशियम के लिए 1/12/10 लिखोगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया है तो 1.2 आया। तो किसके लिए वैल्यू ज्यादा है? मैग्नीशियम के लिए 1/Z/E की वैल्यू ज्यादा है, मतलब साइज क्या होगी? मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस की कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होंगे, इस तरह से सवाल आपको करना होगा, ठीक है। ठीक है, हाँ ऑक्सीजन का 2,6 मान लो, हाँ मतलब 2 शेल मेरा कहना था। हाँ ऑक्सीजन का 2,6 होता है, 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर। The atomic number of oxygen is 2,8, so you can use it as 2,6. But still if you see that number of shell यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कितने हैं सोडियम के? 3 है, तो सोडियम की साइज ऑक्सीजन से बड़ी होगी। यहाँ पर सोडियम की साइज क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन से बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे सोडियम की साइज क्या होगी? ऑक्सीजन से बड़ी। अगर नंबर ऑफ शेल्स न्यूट्रल एटम में बराबर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर वाला फॉर्मूला लोगे, और अगर आयंस हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करोगे। तीसरा आपकी रेडियस आती है मेटेलिक रेडियस। थर्ड रेडियस क्या आती है? मेटेलिक रेडियस। देखो मेटेलिक रेडियस वो रेडियस होती है
जैसे मेटल्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? क्लास 10th में आप लोगों ने मेटल पढ़ा है, व्हाट इज मेटेलिक रेडियस, व्हाट इज मेटल, टेल मी व्हाट इज मेटल। Sir, metals are the electropositive. यस, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे रिलीज Positive. इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब ये मेटल्स, मान लो एक मेटल की ये शीट है आयरन की, आयरन एटम ने इलेक्ट्रॉन को जब निकाल दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो मेटल के एटम्स होते हैं इनके बीच के आज हाफ को क्या बोला जाता है? मेटेलिक रेडियस। जो मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है, मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही डेफिनेशन पढ़ा था। तो मेटेलिक बॉन्ड के हाफ को मेटेलिक रेडियस बोलते हैं। और तीसरा है वांडर वाल रेडियस। ये याद रखना कि अगर दो इंसान भी, दो आदमी भी अगल बगल बैठेंगे तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वो नेग्लिजिबल होता है, हमें पता नहीं चलता। इसी तरह से नोबल गैस जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन है, ये सब देखो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, फिर भी इनके एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसको वांडर वाल बॉन्ड बोलते हैं, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसी के हाफ को वांडर वाल रेडियस बोलते हैं। मतलब सबसे बड़ी रेडियस वांडर वाल रेडियस होती है, देन मेटेलिक रेडियस एंड देन कोवैलेंट रेडियस। तो ये था आपके 4 एटॉमिक रेडियस के बारे में, कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस और वांडर वाल रेडियस। यहाँ पर हमने आयनिक रेडियस इसलिए नहीं लिखा है इस ऑर्डर में क्योंकि आयनिक रेडियस के लिए हम लोग को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना पड़ता है, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा। क्लियर? अब बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। Do anyone has any doubt? Okay, so coming to the atomic radius. अब ग्रुप में कैसे होता है, हमने आपको पीरियोडिक टेबल बता दिया है, पढ़ाया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का कुछ है पीरियोडिक। ठीक है, तो ऊपर से नीचे को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, टॉप टू बॉटम को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज भी करता है। क्योंकि देखो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। अब अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आप लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो डिक्रीज तो कर रही है, लेकिन जो एकदम किनारे जीरो ग्रुप का एलिमेंट है, नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसकी उस पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होती है। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई नोबल गैस इज हैविंग मोर एटॉमिक रेडियस इन एनी पर्टिकुलर पीरियड। तो आंसर यही लिखना है कि नोबल गैस में क्या होता है? वांडर वाल रेडियस फॉलो की जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। अब आ जाता है ट्रांजिशन सीरीज, ये बीच वाले में। बीच वाले का ट्रेंड कुछ अलग ही होता है। जैसे हमने फर्स्ट पीरियड की बात की है, थर्ड पीरियड जो है ट्रांजिशन सीरीज का उसकी, तो स्कैंडियम से लेके आयरन तक तो घट रहा है, यूजुअल ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता है। लेकिन आयरन, कोबाल्ट, निकल में लगभग एटॉमिक रेडियस बराबर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चेंज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में नहीं होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये लगभग बराबर हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के, इस वजह से ये कैंसिल हो जाता है। और फेरिक, कोबाल्ट, निकल में आयरन, कोबाल्ट और निकल की एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर होती है, और देन इट इंक्रीजेस अप टू कॉपर एंड जिंक। उसके बाद ये कॉपर जिंक तक इंक्रीज करती है और फिर गैलियम, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है, ये ट्रेंड आपको याद रखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके जब लेफ्ट टू राइट जाने में पीरियड में
एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल में स्कैंडियम से आयरन तक डिक्रीज करेगी, फिर निकल तक बराबर रहेगी, फिर जिंक तक इंक्रीज करेगी। क्लियर? ये एक्सेप्शन है, इसको आप